बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब खैरियत से तो बच्चे हम लोग चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। तो उसमें हमने जर्नल जो अल्टरनेटिंग करंट की आउटपुट फार्म होती है, वेव फार्म होती है, उसकी कुछ चीज़ें पीक टू पीक वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है बेटा, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। इन फेज क्या होता है, फेज लैग क्या होता है, फेज लीड क्या होता है, उसकी वेक्टर डायग्राम क्या होती है। तो ये सारा कुछ देख रहे थे। अब जो है बच्चे हम लोग उसके प्रैक्टिकल अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट की तरफ जाएंगे। और उसमें आपको कल जो ऐसी सर्किट्स के हम देखा था कि बेसिकली क्या होता है कि इसमें रेजिस्टर भी लगा होता है, ठीक है। और इसमें बचे इंडक्टर भी लगा होता है, इसमें कैपेसिटर भी लगा होता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे कि भाई अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या होता है जब ये किसी रेजिस्टेंस के अंदर से या रेजिस्टर्स के अंदर से गुजरता है, ठीक है। रजिस्टर के अंदर से गुजरता है। तो वो सारा हम बिहेवियर चेक करेंगे कि भाई किस तरह बिहेव करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसके हम नजर रखते हैं। तो जो कुछ पीक टू पीक वैल्यू वेव फॉर्म्स हमने देखी थी, फेज लैग था, लीड था, इन फेज था, आउट ऑफ फेज था, वो सारी की सारी चीज़ों के हिसाब से हम इसको इसकी आउटपुट फॉर्म को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटे जो आपके पास है सर्किट, ठीक है। कहता है कि ऐसी थ्रू रजिस्टर हमने देखना है। तो बच्चे हमारे पास जो सर्किट है, कहता है कि कंसीडर करो कि हमारे पास सर्किट है जिसका नाम है रेजिस्टेंस आर लगाई हुई है टर्मिनल ए से लेकर बी। अब ये वोल्टेज जो है हम ले रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है जो कि इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको भी पता है कि ये जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होगा ये किस फॉर्म के अंदर होगा, वेव की शक्ल में होगा। और उसको हमने रिप्रेजेंट किया था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिहाज से सिंबल को हमने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। जो बेसिकली इस रजिस्टर के अंदर से पास कर रहा है। तो कहता है कि भाई इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होती है, जो आपके पास इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जब अप्लाई कर दिया है किसमें, जो टर्मिनल ए और बी ऐसे रजिस्टर के हम देखें ना, हमने निशान लगा दिया कि भाई इसके दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ए है इस रजिस्टर का और दूसरा सिरा जो है उसको टर्मिनल बी कहते हैं हमने इस रजिस्टर का। इन दोनों के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं एट एनी टाइम। और जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करते हैं तो फिर हमें पता कि बेटा एट एनी टाइम किसी भी टाइम के ऊपर वोल्टेज क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको भी पता है कि अल्टरनेटिंग करंट और जनरेटर वगैरह की आउटपुट जो है वो इसी फॉर्म के अंदर होती है। अब इसमें जो ये V है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और ये जो V नॉट है ये पीक वैल्यू है। मतलब पीक वैल्यू आपको पता चेंज नहीं हो सकती, जो मैक्सिमम उसकी होगी वो वही होगी, वो चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट चीज है पीक वैल्यू, ठीक। अब हमें पता है कि सर्किट जो क्या करता है अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में चला जाता है। तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बाद हमें जरूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस करंट की, ठीक है। हमने वोल्टेज और करंट दोनों को देखना है। तो ज्यादातर जो करंट है वो हमें ओहम्स लॉ से मिलता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें क्या हुआ कि बेटा हमारे पास तो जो ऊपर रिलेशन था अगर आपको याद हो वो तो आउटपुट वोल्टेज का है, लेकिन हम इजीली जो है ना उसको शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है क्या करो कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस के साथ। तो हमें जो है बेटे कुछ इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। अब आप गौर करो ये ओहम्स लॉ को अगर मैं थोड़े सा रेजिस्टेंस की वैल्यू को साइड पे रखते हुए आई की वैल्यू को देखूं तो ये आई इज इक्वल टू वी ओवर आर नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो वी ओवर आर लिखा हुआ है ये करंट की वैल्यू है आपके पास। तो अगर ये इंस्टेंटेनियस करंट है तो बेटे ये जो आपके पास दूसरा आएगा ये क्या है, पीक करंट हो जाएगा। तो सेम वही इक्वेशन बेटे आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू दे देगा। तो और इन दोनों को इक्वेशन को जरा गौर से देख लो बच्चे। अब देखो ये आपके पास जो आई है ये क्या है बेटे, ये है आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। और जो आई नॉट है ये असल में पीक वैल्यू का करंट है। जिस तरह अगर वोल्टेज की पीक वैल्यू है तो बेटा इसी तरह करंट की भी पीक वैल्यू है। तो इसके बाद हम जो इस ग्राफ को देखेंगे कि बेसिकली अगर ये दोनों के दोनों वैल्यू अगर हमारे पास इक्वेशन है इन दोनों को हम प्लॉट करें किसी ग्राफ की शक्ल में तो उसका ग्राफ किसके साथ होगा। तो ग्राफ जो है हमारे पास इधर बना हुआ है, हमने क्या किया उसको टाइम के अगेंस्ट कहता है हमने ग्राफ बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का और करंट का प्लॉट किया है, किसके दोनों को प्लॉट किया है अगेंस्ट द टाइम कि वक्त के लिहाज से दोनों कैसे तब्दील होते हैं। तो जो ग्रीन कलर का ग्राफ नजर आ रहा है बेटा ये है वोल्टेज का और जो रेड कलर का वो है करंट का। तो हमें जो चीज नजर आ रही है वैसे तो हमें इक्वेशन से भी पता चल रहा है, लेकिन फिर ग्राफ को भी अगर गौर करें तो पता चलता ये है कि वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन ओमेगा टी के, ठीक है। ये आपके पास एंगल है, कहता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, करंट भी और वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इसकी एंगल इंक्रीज करेगी वैसे वैसे
वोल्टेज की और करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे साइन के फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है वैसे वैसे बेटे वोल्टेज की और करंट की वैल्यू भी डिक्रीज करती है। तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि जहां जहां पे करंट इंक्रीज हो रहा है वहां वहां पे वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। अब इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपका वोल्टेज 10 हो, करंट 5 हो, लेकिन कहता है जिस जहां जहां पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है वहीं वहीं पे करंट इंक्रीज कर रहा है, और जहां जहां पे वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है वहीं वहीं पे वोल्टेज करंट भी सॉरी डिक्रीज कर रहा है। जहां पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है वहीं पे करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है वैल्यूज का, बट ये क्या कहता है कि दोनों के दोनों सेम चीज होती है। तो कहता है कि भाई हमें ये तो पता चल गया इधर से एक चीज क्लियर होगी कि जो दोनों है वो रेजिस्टर के अंदर बोथ वोल्टेज और करंट जो है वो रेजिस्टर के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते हैं। उसके बाद कहता है कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे जीरो पे हैं, ठीक है। अब आप गौर कर लें कि दोनों जीरो यहाँ पे, दोनों बेटा यहाँ पर भी जीरो, दोनों यहाँ पर जीरो, और ये चारों पॉइंट्स पे अगर गौर करें कि दोनों के दोनों आपके जीरो चल रहे हैं, और जहाँ पे करंट की पीक वैल्यू है वहीं पे वोल्टेज की पीक वैल्यू है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, बट पीक वैल्यू जहाँ पे करंट की है वहीं पे वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो बेटे इन सारी चीज़ों से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि जो रेजिस्टर के अंदर किसी भी रेजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज बेटे दोनों के दोनों इन फेज है, दोनों आउट ऑफ फेज नहीं है, दोनों इन फेज है। वजह इन दोनों में एंगल का कोई डिफरेंस ही नहीं है, जिस जो जहाँ पे बिहेवियर वोल्टेज का वहाँ पे वही बिहेवियर करंट है। तो हम ये कह देते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज रेजिस्टर के अंदर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट के, ये दोनों के दोनों इन फेज है, आउट ऑफ फेज नहीं है। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो डेफिनेशन तो आपको पता है कि बेसिकली अपोजिशन है, कि जो सर्किट है आपका वो अपोज करता है, या वो ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करती है, डेट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो कहता है हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं बेटे। अब ये याद रखिएगा कि हमें जब टोटल वैल्यू चाहिए होती है सर्किट की इफेक्टिव वैल्यू, उसमें रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि आप पीछे डेफिनेशन में पढ़ के आओ कि ये इफेक्टिव वैल्यू है, जो असल में इफेक्ट दिखाती है, काम दिखाती है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। अब क्योंकि दोनों की दोनों इन फेज है, तो अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े, इसका ग्राफ मतलब कि बेटा वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है उसी ग्राफ की जो हमने पीछे देखा है। उसकी वेक्टर फॉर्म अगर बनानी पड़ जाए, तो जब दोनों के दोनों इन फेज हैं इसका मतलब है दोनों पैरेलल है। तो बेटा इसकी लेंथ से हमें ये तो पता चलता है कि दोनों की वैल्यूज या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो पैरेलल जो होते हैं वेक्टर्स उनको हम इन फेज कहते हैं कि उनमें किसी किस्म के एंगल का कोई फर्क नहीं होता, दोनों में 0 डिग्री होता है। तो ये इन फेज है, तो हमें ये पता चल गया कि दोनों के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। इसका यूनिट आपको भी पता है, रेजिस्टेंस का बेटे ओम होता है। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है इलेक्ट्रिकल पावर की, ठीक है। So electrical power is supplied by the source or power dissipated in the resistor। दो चीजें, ये वो पावर है जो कि बेटा सोर्स प्रोवाइड करता है, और जाहिर सी बात है अगर सोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो रेजिस्टर के अंदर यही डेसिपेट होगी, जाहिर भी होगी, यूज होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई हमारे पास अगर डायग्राम देखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है दोनों के दोनों पैरेलल है, दोनों के दोनों इन फेज है, इनमें किसी किस्म का कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। तो इनकी इंस्टेंटेनियस पावर की जो फार्मूला होगा वही बेटा आपने पीछे पढ़ा, आई स्क्वायर आर या पी इक्वल टू वी आई या वी स्क्वायर ओवर आर। इधर ओहम्स लॉ को जस्ट आप यूज करो, वी इज इक्वल टू आई आर को, तो आपकी वैल्यू जो है ये तीनों की तीनों इक्वेशन फॉर्म आ जाती है। अब आपको पता है कि बेटा दोनों के दोनों पैरेलल है, दोनों के दोनों इन फेज है, वोल्टेज भी और करंट भी विद द टाइम। तो कहता है कि भाई हमें इस पावर के फार्मूले से और इन फेज होने से हमें ये चीज पता चल गई, जो फाइनल कंक्लूजन किया, कहता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई हमारी यही इक्वेशन जो पी इक्वल टू वी आई और वी आई पावर के जो इक्वेशन है, कहते हैं ये सिर्फ उस वक्त होल्ड करेंगी या लागू हो सकती हैं अगर बेटे वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज हो, या सादा सी जुबान में ये कह सकते हैं कि पावर ज़ाया ही उस वक्त होगी जब वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज हो, और वो इन फेज सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में इन फेज होंगे, ठीक है। हम अगले जो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, उसमें भी देखेंगे कि जो पावर है ये वोल्टेज और करंट है, ये ग्राफ इन्हीं के दरम्यान चल रहा होगा कि वो इन फेज होंगी, आउट ऑफ फेज होंगी। अगर आउट ऑफ फेज होती है तो बेटा कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, ये कैपेसिटर में देखेंगे। लेकिन रजिस्टर के अंदर हमने ये चीज़ें कंक्लूड कर ली कि रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों इन फेज होते हैं, दोनों की वेक्टर फॉर्म ड्रॉ कर ली कि दोनों के दरम्यान एंगल 0 डिग्री का, कोई फर्क नहीं होता फेज का, दोनों जो है सेम, ठीक है, कोई लीड कोई लैग नहीं, दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो
हमने ये कह दिया कि बेटा वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो इधर इन फेज होगी, ठीक है। तो अगर ये पावर मतलब ज़ाया ही उस वक्त होगी, डेसिपेट ही उस वक्त होगी, या यूज ही उस वक्त होगी जब दोनों वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे। तो ये था बेटे अल्टरनेटिंग करंट टू रेजिस्टर। तो बेटा हम इसके बाद नेक्स्ट जो है लेक्चर में इन अल्टरनेटिंग करंट टू डिफरेंट इंडक्टर या कैपेसिटर देखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम बारी बारी देखेंगे, फिर कंबाइंड इफेक्ट्स भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज का टॉपिक